नए मेहमान एकांकी, जिसके रचनाकार उदय शंकर भट्ट हैं। एकांकी पर आऊँगा, इससे पहले कि थोड़ा सा एकांकीकार का परिचय हो जाए। नाटककार के रूप में अपनी छवि बनाने वाले उदय शंकर भट्ट का जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा नगर में 3 अगस्त 1898 ईस्वी को हुआ। 14 वर्ष की अवस्था में इनके सिर से माँ बाप का साया उठ गया। इन्होंने संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की। 1923 में जीविका की तलाश में लाहौर चले गए। वहाँ एक विद्यालय में हिंदी और संस्कृत के प्राध्यापक बने। देश का बंटवारा होने पर ये दिल्ली आए और आकाशवाणी में सलाहकार नियुक्त हुए। कुछ वर्ष वे नागपुर और जयपुर रेडियो केंद्रों पर प्रोड्यूसर के पद पर रहे। सेवानिवृत्त होकर स्वतंत्र रूप से कहानी, उपन्यास, आलोचना और नाटक लिखते रहे। 22 फरवरी सन 1966 को उदय शंकर भट्ट परलोक गमन कर गए। कविता के अतिरिक्त भट्ट जी ने एकांकी और नाटक लिखे हैं। समस्या का अंत, पर्दे के पीछे, अभिनव एकांकी, अष्टोदय तथा 4 एकांकी इनके एकांकी संग्रह हैं। ये कृतियाँ इस बात की प्रमाण हैं कि भट्ट जी रंगमंच एवं रेडियो की शिल्प विधि से अच्छी तरह अवगत थे। इसका सम्यक ज्ञान उनके ऐतिहासिक, पौराणिक और सामाजिक नाटकों में किए गए प्रयोगों से प्राप्त होती है। युग की प्रवृत्तियों और सामाजिक परिवर्तनों से उन्होंने सदैव संगति बनाए रखी। यह परिदृश्य उनके पौराणिक कथाओं पर आधारित नाटकों में भी देखा जा सकता है, जहां वे युग के अनुरूप मान्यताओं और चरित्र सृष्टियों की रचना करते हैं। रेडियो के प्रसारण की दृष्टि से उनके गीत नाट्य अत्यधिक सफल हुए हैं। उदय शंकर भट्ट हिंदी साहित्य की नाटक विधा के कुशल रचनाकार हैं। भट्ट जी के एकांकी सामाजिक एकांकी हैं। उन्होंने अपने नाटकों के लिए निम्न मध्यवर्गीय परिवारों की समस्याओं को आधार बनाया है। अगर इस नए मेहमान एकांकी की बात करें तो नाटककार ने एक बड़े नगर के छोटे और साधारण मोहल्ले में रहने वाले एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार की परिस्थिति का चित्रण एक छोटी सी घटना के माध्यम से किया है। गर्मियों की एक रात में जब इस परिवार के सदस्य अपने किराए के घर के स्थान संकोच के कारण गर्मी की तीव्रता से स्वयं परेशान थे, उसी समय 2 नए मेहमान इनके यहाँ आ जाते हैं। ये मेहमान नितांत अपरिचित हैं। उनकी अस्त व्यस्त जीवन शैली से पूरा परिवार अवाक है, किंतु गृह स्वामी इन मेहमानों की आवभगत के लिए उद्यत रहते हैं। भले ही इन्हें उसके लिए अपने पड़ोसियों से 2-4 बातें सुनना पड़ रही हैं। गृह स्वामी विश्वनाथ की पत्नी रेवती इस समय आए मेहमानों से अधिक परेशान है। उनके सिर में दर्द है। विश्वनाथ जी के बार बार आग्रह करने पर भी वे भोजन बनाने के लिए तैयार नहीं होती है। मेहमान अपरिचय के सेतु के दोनों सिरों को परिचय के आधार से मिलाने का व्यर्थ प्रयास करते हैं और विश्वनाथ जी से अपनी निकटता सिद्ध करना चाहते हैं। यद्यपि एकांकी के अंतिम चरण में यह स्पष्ट हो जाता है कि मेहमान भ्रमवश ही विश्वनाथ के घर चले आए, किंतु जब अर्धरात्रि व्यतीत हो जाने पर रेवती का भाई उनके घर आते हैं तो रेवती गर्मी की उमस और सिर की दर्द को भूलकर तुरंत भोजन बनाने के लिए उद्यत हो जाती है। नाटक में एक साथ इस परिवार की उत्सुकता, विवशता, असमर्थता और संवेदनशीलता का प्रस्तुतिकरण है, किंतु अंतिम चरण में रेवती की बदली मानसिकता के माध्यम से नाटककार ने व्यंग्य के द्वारा व्यक्तिक मनोविज्ञान को प्रकट किया है। रेवती नए मेहमानों के लिए तो रात्रि के प्रथम प्रहर में भी भोजन बनाने से इनकार कर देती है, किंतु भाई के लिए अर्धरात्रि में भाई के मना करने पर भी भोजन बनाने के लिए तैयार हो जाती है। एकांकी का एक स्वर हास्य स्थितियों को भी प्रकट करता है। असंबद्ध वार्तालाप इस तरह की हास्य सृष्टि में सहयोगी होते हैं। इस स्तर पर यह एकांकी प्रहसन की कोटि में पहुंच जाता है।
संपूर्ण एकांकी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सत्य के प्रदर्शन पर केंद्रित है। संवाद सरल और छोटे छोटे वाक्यों वाले हैं, इसलिए इनमें संप्रेषणीयता मंचन की दृष्टि से यह एकांकी सफल है। अगर इस एकांकी के पात्रों की बात करें तो विश्वनाथ है जो इस घर का मालिक है, इसकी पत्नी रेवती है, 2 बच्चे हैं प्रमोद और किरण, इसके अलावे एक छोटी बच्ची है जिसका नाम उषा है, तो 3 बच्चे हो गए। और 2 मेहमान जो नए आते हैं उनका नाम नन्हेमल है और बाबूलाल है। इसके अलावे एक और मेहमान जो आता है रेवती का भाई, उसको आगंतुक के नाम से संबोधित किया गया है। स्थान भारत का कोई बड़ा नगर है। समय गर्मी की रात के 8 बजे हैं और उपक्रम है, एकांकीकार ने खुद ही बताया है कि क्या स्थिति है जहाँ पे एकांकी रचा जा रहा है या फिर किस तरह का परिदृश्य है विश्वनाथ के घर का। गर्मी की ऋतु, रात के 8 बजे का समय, कमरे के पूर्व की ओर 2 दरवाजे, दक्षिण का द्वार बाहर आने जाने के लिए, पश्चिम का द्वार भीतर खुलता है। उत्तर की ओर एक मेज है जिस पर कुछ किताबें और अखबार रखे हैं। पास ही 2 कुर्सियां रखी हैं। पश्चिम के द्वार के पास एक पलंग बिछा है। मेज पर रखा हुआ पुराना पंखा चल रहा है जिससे बहुत कम हवा आ रही है। कमरा बेहद गर्म है। मकान एक साधारण गृहस्थ का है। पलंग के पास 4-5 साल का एक बच्चा सो रहा है। पंखे की हवा केवल उस बच्चे को लग रही है, फिर भी वह पसीने से तर है, इसीलिए वह कभी कभी बेचैन हो उठता है फिर सो जाता है। कुर्ता धोती पहने एक व्यक्ति प्रवेश करता है। पसीने से उसके कपड़े तर हैं। कुर्ता उतार कर वह खूंटी पर टांग देता है और हाथ के पंखे से बच्चे को हवा करता है। उसका नाम विश्वनाथ है। उम्र 45 वर्ष, गठा हुआ शरीर, गेहुआ रंग, मुख पर गंभीरता तथा सुसंस्कृति के चिन्ह। विश्वनाथ कहता है, उफ, बड़ी गर्मी है। पंखा जोर जोर से करने लगता है और कहता है, इन बंद मकानों में रहना कितना भयंकर है। मकान है कि भट्ठी। पश्चिम की ओर से एक स्त्री प्रवेश करती है जिसका नाम रेवती है और वो विश्वनाथ की पत्नी है। आंचल से मुंह का पसीना पोंछती हुई कहती है, पत्ता तक नहीं हिल रहा है, जैसे सांस बंद हो जाएगी। सिर फटा जा रहा है। सिर दबाती है। विश्वनाथ कहता है, पानी पीते पीते पेट फूला आ रहा है और प्यास है कि बुझने का नाम नहीं लेती। अभी 4 गिलास पानी पीकर आया हूँ, फिर भी होंठ सूख रहे हैं। 1 गिलास पानी और पिला दो, ठंडा तो होगा। रेवती कहती है, गर्म है। आंगन में घड़े में भी तो पानी ठंडा नहीं होता। हवा लगे तब तो ठंडा हो। जाने कब तक इस जेल खाने में सड़ना पड़ेगा। विश्वनाथ कहता है, मकान मिलता ही नहीं। आज 2 साल से दिन रात करके ढूंढ रहा हूँ। हाँ, पानी तो ले आओ, जरा गला ही तर कर लूँ। रेवती कहती है, बर्फ़ ले आते, पर बर्फ़ भी कोई कहाँ तक पिए। विश्वनाथ कहता है, बर्फ़ का पानी पीने से क्या फ़ायदा। प्यास जैसी की तैसी, बल्कि दुगनी लगती है। उफ, लो पंखा ले लो। बच्चे क्या ऊपर हैं। रेवती कहती है, रहने दो, तुम ही करो। छत इतनी छोटी है कि पूरी खाटें भी तो नहीं आती। एक खाट पर 2-2, 3-3 बच्चे सोते हैं, तब भी पूरा नहीं पड़ता। विश्वनाथ कहता है, एक ये पड़ोसी है निर्दयी, जो खाली छत पड़े रहने पर भी बच्चों के लिए एक खाट नहीं बिछाने देंगे। रेवती कहती है, वे तो हमें मुसीबत में देखकर प्रसन्न होते हैं। उस दिन मैंने कहा तो लाला की औरत बोली
क्या छत तुम्हारे लिए है? नकद 50 देते हैं, तब 4 खाटों की जगह मिली है। ना बाबा, या नहीं हो सकेगा। मैं खाट नहीं बिछाने दूंगी। सब हवा रुक जाएगी। उन्हें और किसी को सोता देखकर नींद भी नहीं आती। विश्वनाथ कहता है, पर बच्चों के सोने में क्या हर्ज है? जरा आराम से सो सकेंगे। कहो तो मैं कहूँ? रेवती कहती है, क्या फ़ायदा? अगर लाला मान भी लें तो वह नहीं मानेगी। वैसे भी मैं उसकी छत पर बच्चों का अकेला सोना पसंद नहीं करूँगी। विश्वनाथ कहता है, फिर जाने दो। मैं नीचे आंगन में सो जाया करूँगा। कमरे में भला कहाँ सोया जाएगा? मैं कभी कभी सोचता हूँ, यदि कोई अतिथि आ जाए तो क्या होगा। रेवती कहती है, ईश्वर करे इन दिनों कोई मेहमान ना आए। मैं तो वैसे ही गर्मी के मारे मर रही हूँ। पिछले 15 दिन से दर्द के मारे सिर फटा जा रहा है। मैं ही जानती हूँ कैसे रोटी बनाती हूँ। विश्वनाथ कहता है, सारे शहर में जैसे आग बरस रही हो। यहाँ की गर्मी से तो ईश्वर बचाए। इसीलिए यहाँ गर्मियों में सभी संपन्न लोग पहाड़ों पर चले जाते हैं। रेवती कहती है, चले जाते होंगे, गरीबों की तो मौत है। रेवती जाती है। बच्चा गर्मी से घबरा जाता है। विश्वनाथ जोर जोर से पंखा करता है। विश्वनाथ कहता है, इन सुकुमार बालकों का क्या अपराध है? इन्होंने क्या बिगाड़ा है? तमाम शरीर मारे गर्मी के उबल उठा है। रेवती पानी का गिलास लेकर आती है और कहती है, बड़े का तो अभी तक बुरा हाल है। अब भी कभी कभी देह गर्म हो जाती है। विश्वनाथ कहता है, पानी पीकर। उसने क्या कम बीमारी भोगी है? पूरे 3 महीने तो पड़ा रहा। वह तो कहो मैंने उसे शिमला भेज दिया, नहीं तो न जाने डॉट डॉट डॉट। बीच में ही रेवती बात काट के बोलती है, भगवान ने रक्षा की। देखा नहीं, सामने वालों की लड़की को फिर से टाइफाइड हो गया और वह चल बसी। तुम कुछ दिनों की छुट्टी क्यों नहीं ले लेते? मुझे डर है कहीं कोई बीमार ना पड़ जाए। विश्वनाथ कहता है, छुट्टी कोई दे तब ना। छुट्टी भी ले लूँ तो खर्च चाहिए। खैर, तुम आज जाकर ऊपर सो जाओ। मैं आंगन में खाट डालकर पड़ा रहूँगा। बच्चे तो ले जाओ, यह गर्मी में भून रहा है। रेवती कहती है, यह नहीं हो सकता। मैं नीचे सो जाऊंगी। तुम ऊपर छत पर जाकर सो जाओ। और ऊपर भी क्या हवा है, चारों तरफ दीवारें तप रही हैं। तुम ही जाओ ऊपर। विश्वनाथ कहता है, यही तो तुम्हारी बुरी आदत है। किसी का कहना ना मानोगी, बस अपनी ही हाके जाओगी। 15 दिन से सिर में दर्द हो रहा है। मैं कहता हूँ खुली हवा में सो जाओगी तो तबीयत ठीक हो जाएगी। रेवती कहती है, तुम तो व्यर्थ ही की जिद करते हो। भला यहाँ आंगन में तुम्हें नींद आएगी? बंद मकान, हवा का नाम नहीं। रात भर नींद ना आएगी, सवेरे काम पर जाना है। जाओ, मेरा क्या, पड़ी रहूंगी। विश्वनाथ कहता है, नहीं, या नहीं हो सकता। आज तो तुम्हें ऊपर सोना पड़ेगा। वैसे भी मुझे कुछ काम करना है। रेवती कहती है, ऐसी गर्मी में क्या काम करोगे? तुम्हें भी ना जाने क्या धुन सवार हो जाती है। जाओ सो जाओ। मैं आंगन में खाट पर इसे लेकर जैसे तैसे रात काट लूंगी। जाओ। विश्वनाथ कहता है, अच्छा, तुम जानो। मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा था। मैं ही ऊपर जाता हूँ। बाहर से कोई दरवाज़ा खटखटाता है। रेवती कहती है, कौन होगा? विश्वनाथ कहता है, न जाने, देखता हूँ। रेवती कहती है, हे भगवान, कोई मुसीबत ना आ जाए। अब ये लोग जिस बात के डर से सहमे हुए थे वही हुआ। 2 नए मेहमान आए हुए हैं। ये लोग आपस में बात कर रहे थे कि कहीं कोई मेहमान ना आ जाए। हाँ, तो बच्चों की को पंखा करती है। बच्चा गर्मी के मारे उठ बैठता है और पानी मांगता है। वह बच्चे को पानी पिलाती है, पंखा करती है। इसी समय 2 व्यक्तियों के साथ विश्वनाथ प्रवेश करता है। रेवती बच्चे को लेकर आंगन में चली जाती है। आगंतुक एक साधारण बिस्तर तथा एक संदूक लेकर कमरे में प्रवेश करते हैं। विश्वनाथ भी पीछे पीछे आता है। कमीजों के ऊपर काली बंडी
सिर पर सफ़ेद पगड़ियाँ। बड़े की अवस्था 35 और छोटे की 24 है। रंग सांवला, बड़े की मूछें मुंह को घेरे हुए, माथे पर सिलवट। छोटे की अधकटी मूछें, लंबा मुख और बड़े बड़े दांत। दोनों मैली धोतियाँ पहने हैं। बड़े का नाम नन्हेमल और छोटे का बाबूलाल है। इस हबड़ धबड़ में दोनों बच्चे ऊपर से उतर कर आते हैं और दरवाजे के पास खड़े होकर आगंतुकों को देखते हैं। विश्वनाथ बड़े लड़के से कहता है, जिसका नाम प्रमोद है, प्रमोद जरा कुर्सी इधर खिसका दो। और दूसरी अतिथि से कहते हैं, आप इधर खाट पर आ जाइए, जरा पंखा तेज कर देना किरण। किरण पंखा तेज करता है, किंतु पंखा वैसा ही चलता है। नन्हेमल कहता है, पगड़ी के पल्ले से मुंह का पसीना पोंछकर उसी से हवा करता हुआ बोलता है, बड़ी गर्मी है, क्या कहें पंडित जी, पैदल चले आ रहे हैं, कपड़े तो ऐसे हो गए कि निचोड़ दो। विश्वनाथ कहता है, जी आप लोग डॉट डॉट डॉट। असल में विश्वनाथ पूछना चाह रहा था कि आप लोग कौन हैं, कहाँ आए हैं। आप परिचित तो नहीं जान पड़ते, लेकिन बीच में ही बाबूलाल बात काट करके कहता है, चाचा मेरे कपड़े निचोड़ कर देख लो, एक लोटे से कम पसीना नहीं निकलेगा। धोती ऐसी चर्रा रही है जैसे पुरानी हो। पिछले दिनों नगद 9 रुपये खर्च करके खरीदी थी। नन्हेमल कहता है, मोतीराम की दुकान से ली होगी, बड़ा मक्कार है। मैंने भी कुर्तों के लिए 6 गज मलमल मोल ली थी, 1.25 गज दी, जबकि नत्था लाल के यहाँ 9.5 आने का गज बिक रही थी। पंडित जी गला सूखा जा रहा है, स्टेशन पर पानी भी नहीं मिला, मन करता है लेमन की 5-6 बोतलें पी जाऊं। अब देखिए बेचारा विश्वनाथ अपने घर में परिवार समेत परेशान है, और ये लोग जो 2 नए मेहमान आए हैं वो एक तो परिचित नहीं है, दूसरे आ गए तो ये भारत तो अतिथि देवो भवा वाला देश है, बुला भी लिया, आ भी गए। अब ये लोग किस तरह से बातें करते हैं, अपनी जो फुहड़पन कैसे प्रदर्शित करते हैं, जरा आगे आगे की पंक्तियों में देखिए। कोई भी मेहमान किसी के घर जाएगा तो अपनी भुक्खड़पन तो खैर नहीं ही प्रदर्शित करेगा, कम से कम वो अपना जो औपचारिकता होता है उस हिसाब से बहुत कम ही बात करता है, और अपनी जो दयनीय स्थिति है, दशा है, उसको तो कम ही दिखाता है। कभी खोल के ये नहीं कहता कि मैं आज इतना खा जाऊंगा, मैं उतना खा जाऊंगा। अगर भूख भी लगी है तो तरीके से कहता है कि भाई साहब दिन भर आया हूँ थका हुआ, भूख बहुत ज़ोर से लग गई, कहीं से खाना मिला नहीं है, तो आप कृपा करें तो जल्दी से खाना तैयार कर दें। कहने का तरीका अलग ही होता है, पर ये लोग थोड़ा भी सलीका से बात नहीं कर रहे हैं। एक तो विश्वनाथ बार बार पूछ रहा है तो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देते, बीच में ही काट देते हैं और आपस में बात करते हैं कि मैं तो मुझे तो आज ये चीज़ मिल जाए तो भरपेट खाऊं, वो चीज़ मिल जाए तो भरपेट पीऊं, इस तरह की बात कर रहे हैं। अब वो क्या जाने कि इसके घर की क्या दयनीय स्थिति है, कितनी स्थिति खराब है। इसके पास पैसा नहीं है कि बच्चे को, बीमार बच्चा है, उसको इलाज कराने को पैसा नहीं है। अगर पैसा होता तो इस गर्मी में इस जेल खान में नहीं सड़ते, कहीं दूसरी जगह मकान ले लेता जहाँ हवा आती हो, हवादार मकान हो। लेकिन अभावग्रस्त जीवन बिता रहा है बेचारा। हाँ, तो बाबूलाल बीच में ही बात काट करके कहता है कि मेरे कपड़ा पूरा भीग गया है, अगर निचोड़ लो तो लोटे से कम पसीना नहीं निकलेगा। धोती ऐसे चर्रा रही है जैसे पुरानी हो गई हो, और पिछले दिनों नगद 9 रुपये खर्च करके खरीदी थी। तो मोतीराम, नन्हेमल कहता है कि मोतीराम की दुकान से खरीदी होगी, मक्कार है,
मैंने कुर्तों के लिए 6 गज मलमल मोल ली थी, वह 1.25 गज दी थी, जबकि नत्थालाल के यहाँ 9.5 आने गज बिक रही थी। पंडित जी, गला सूखा जा रहा है, स्टेशन पर पानी भी नहीं मिला, मन करता है लेमन की 5-6 बोतलें पी जाऊं। ये नन्हे मल कह रहा है। बाबूलाल कहता है, मुझे कोई पिलाकर देखे, 10 से कम न पीऊंगा। बच्चों की ओर देखकर कहता है फिर, क्या नाम है तुम्हारा भाई? प्रमोद बोलता है, प्रमोद। और किरण बोलता है, किरण। बाबूलाल कहता है, ठंडा ठंडा पानी पिलाओ दोस्त, प्राण सूखे जा रहे हैं। विश्वनाथ कहता है, देखो प्रमोद, कहीं से बर्फ मिले तो ले आओ। आप लोग, फिर आगे पूछना चाहता है, आप लोग कहाँ से आए हैं, थोड़ा अपना परिचय तो बताइए। लेकिन आप लोग डॉट डॉट डॉट, बीच में ही बात काट देता है नन्हेमल और कहता है, अपना लोटा कहाँ रखा है? थैले में है ना? बाबूलाल कहता है, बिस्तर में होगा। चाचा, निकालूं क्या? और तो और, बिस्तर भी पसीने से भीग गया। चाचा, मैं तो पहले नहाऊंगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। हाँ नहीं तो? मुझे नहीं मालूम कि यहाँ इतनी गर्मी है। देखिए, अब जिसके घर गए हुए हैं वो बार बार आपसे कुछ पूछना चाह रहा है, आप उसकी बात को काट दे रहे हैं और आपस में बात कर रहे हैं, तो गलत बात है। इस तरह से नहीं करना चाहिए। यहाँ पे एक फूहड़पन नज़र आ रहा है, हंसी आ रही है लोग की बात सुन करके। और आगे बाबूलाल कहता है, बिस्तर में होगा चाचा, निकालूं क्या? और तो और, बिस्तर भी पसीने से भीग गया। चाचा, मैं तो पहले नहाऊंगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। हाँ नहीं तो? मुझे मालूम नहीं यहाँ इतनी गर्मी है। ये लोग इस तरह से बात कर रहा है कि जैसे कि ये लोग यहाँ आके इस पे एहसान कर दिया। ये नहीं समझ रहा है कि इसकी परेशानी बढ़ा दी है। और एक तो परिचित भी नहीं है सच में, जिसके घर इसको जाना था वो उस घर में ये लोग आए नहीं हैं। और ऊपर से आ, रौब भी झाड़ रहे हैं अपना कि मुझे मालूम नहीं था, नहीं तो यहाँ आते भी नहीं। वाह रे वाह। नन्हे मल कहता है, देखते जाओ। हाँ साहब। विश्वनाथ कहता है, क्षमा कीजिए, आप कहाँ से पधारे हैं? फिर से पूछ रहा है। नन्हे मल कहता है, अरे आप नहीं जानते, वह लाला संपत राम है ना, गोटे वाले, वह मेरे चचेरे भाई हैं। क्या बताएं साहब, उन बेचारों का कारोबार सब चौपट हो गया। हम लोगों को देखते देखते वह लाखों के आदमी खाक में मिल गया। बाबू, लो या मेरी बंडी संदूक में रख दो। तो विश्वनाथ कहता है, कौन संपत राम? मैं संपत राम को नहीं जानता। नन्हे मल कहता है, संपत राम को जानने की क्यों, वह तो आपसे मिले हैं, आपको तो वह डॉट डॉट डॉट। तब तक बीच में ही बाबूलाल बात काट के बोलता है, हाँ, उन्होंने कई बार मुझसे कहा है, आपकी तो वह बहुत तारीफ करते हैं। पंडित जी, क्या मकान इतना ही बड़ा है? नन्हे मल कहता है, देख नहीं रहे, इसके भी पीछे एक कमरा दिखाई देता है। पंडित जी, इसके पीछे आंगन होगा और ऊपर छत होगी। शहर में तो ऐसे ही मकान होते हैं। तो किरण विश्वनाथ से कहता है, माँ पूछती है खाना। असल में रेवती किरण से पूछने को भेजी है कि पूछ लो ना, खाना ये लोग खाएंगे क्या? जबकि रेवती के मन में तो ये है कि वो तो औपचारिकता निभाने के लिए भेजी है कि मेहमान कह दे कि छोड़ो ना, आ, खाना नहीं खाएंगे, उधर से खा पी के आए हुए हैं। पर औपचारिकता निभाना है तो पूछने को भेजी है। तो नन्हेमल बीच में ही काट के बात कर कहता है, वो बोल ही रहा था पूरा बात, उसको पूरा बात भी नहीं होने दिया। माँ पूछती है खाना, खाना ही बोला था, बीच में नन्हेमल बोलता है, क्यों बाबूलाल? पंडित जी, कष्ट तो होगा, पर तुम जानो खाना तो, ये भी पूरा बात नहीं किया तब तक बाबूलाल कहता है, बस एक साग और पूरी।
नन्हेमल कहता है, वैसे तो मैं पराठे भी खा लेता हूँ। बाबूलाल कहता है, अरे खाने की भली चलाई, पेट ही भरना है। शहर में आए हैं तो किसी को तकलीफ थोड़ी ही देंगे। देखिए पंडित जी, जिसमें आपको आराम हो वह तो रोटी भी खा लेंगे, कल फिर देखी जाएगी। अभी का ठिकाना नहीं, ये लोग बात कर रहे हैं कल की सुबह की, पहले अभी तो खा लो। नन्हेमल कहता है, भूख कब तक नहीं लगेगी, सारा दिन तो गया। बाबूलाल कहता है, नहाने का प्रबंध हो तो होगा पंडित जी। प्रमोद तब तक बर्फ का पानी लाता है और नन्हेमल कहता है, हाँ भैया ला तो जरा, मैं तो 1.5 लोटा पी जाऊंगा। बाबूलाल कहता है, उतना ही मैं भी। दोनों गटगट पानी पीते हैं। किरण फिर विश्वनाथ से धीरे से कहता है, खाना। तो विश्वनाथ इशारे से कहता है, ठहर जा, इसको लग रहा है, जरा रुक जा, पानी पी रहा है अभी, हो सकता है बोल दे कि नहीं छोड़ दो, पेट भर गया पानी से, मना कर दे। तो नन्हेमल कहता है पानी पीकर, आह अब जान में जान आई, सचमुच गर्मी में पानी ही तो जान है। बाबूलाल कहता है, पानी भी खूब ठंडा है, वाह भैया खुश रहो। नन्हेमल कहता है, कितने सीधे लड़के हैं। बाबूलाल, शहर के हैं ना। विश्वनाथ कहता है, क्षमा कीजिए, मैंने आपको, फिर बात काट देता है दोनों, आपको कह ही रहा था। फिर से वो जानना चाह रहा था कि आप कौन हैं, आपको पहचाना नहीं। तब तक दोनों कहते हैं, अरे पंडित जी, आप कैसी बातें करते हैं, आप तो, हम तो आपके पास के हैं। विश्वनाथ कहता है, आप कहाँ से आए हैं। नन्हेमल बोलता है, बिजनौर से। विश्वनाथ आश्चर्य से, बिजनौर से? बिजनौर में तो मैं गया हूँ, किंतु। तो नन्हेमल कहता है, मैं जरा नहाना चाहता हूँ। बाबूलाल कहता है, मैं भी स्नान करूँगा। विश्वनाथ कहता है, पानी तो नल में शायद ही हो, फिर भी देख लो। प्रमोद, इन्हें नीचे नल पर ले जाओ। बाबूलाल कहता है, तब तक खाना भी तैयार हो जाएगा। दोनों बाहर निकल आते हैं। रेवती का प्रवेश होता है। रेवती कहती है, यह लोग कौन हैं, जान पहचान के तो मालूम नहीं पड़ते। तो विश्वनाथ कहता है, ना जाने कौन है। तो रेवती पूछती है, पूछ लो ना। विश्वनाथ कहता है, क्या पूछूं, 2-3 बार पूछ चुका, ठीक ठीक से उत्तर ही नहीं देते। रेवती कहती है, मेरा तो दर्द के मारे सिर फटा जा रहा है। इधर पिछली शिकायत फिर बढ़ती जा रही है। पहले सोते सोते हाथ पैर सुन्न हो जाते थे, अब बैठे बैठे हो जाते हैं। विश्वनाथ कहता है, क्या बताऊं, जीवन में तुम्हें कोई सुख ना दे सका, नौकर भी नहीं टिकता है। रेवती कहती है, पानी तो 3 मंजिल चढ़ाना पड़ता है, इसलिए भाग जाता है। गर्मी क्या कम है, किसी को क्या ज़रूरत पड़ी है जो गर्मी में भुने, या तो हमारा ही भाग्य है कि चने की तरह भाड़ में भूनते हैं। विश्वनाथ कहता है, क्या किया जाए। रेवती कहती है, फिर क्या खाना बनाना पड़ेगा, पर यह हैं कौन। विश्वनाथ कहता है, खाना तो बनाना ही पड़ेगा, कोई भी हो, जब आए हैं तो खाना ज़रूर खाएंगे, थोड़ा सा बना लो। रेवती तुनक कर कहती है, खाना तो खिलाना ही होगा, तुम भी खूब हो, भला इस तरह कैसे काम चलेगा, दर्द के मारे सिर फटा जा रहा है, फिर खाना बनाना इनके लिए, और इस समय आखिर ये आए कहाँ से हैं। विश्वनाथ कहता है, कहते हैं बिजनौर से आए हैं। तो रेवती आश्चर्य से पूछती है, बिजनौर, क्या बिजनौर में तुम्हारी जान पहचान है, अपनी बिरादरी का तो कोई आदमी वहाँ नहीं रहता। विश्वनाथ कहता है, बहुत दिन हुए, एक बार काम से बिजनौर गया था, पर तब से अब तो 20 साल हो गए हैं। रेवती कहती है, सोच लो, शायद वहाँ कोई साहित्यिक मित्र हो, उसे ने इन्हें भेजा हो। विश्वनाथ कहता है, यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये मुझे जहाँ तक समझ में आता है कि एकांकीकार के जीवन से जुड़ी हुई ये घटना है। चूँकि बिजनौर गए हुए थे, वहाँ कोई साहित्यिक मित्र हुआ होगा तो वो भेजे होंगे। मतलब क्या है,
एकांकीकार खुद साहित्यकार हैं और साहित्यकार की दोस्ती साहित्यकारों से होती ही है, मिलते जुलते रहते हैं। तो जहाँ तक समझ में आता है कि इनके जीवन से जुड़ी हुई घटना है, कहीं ऐसी घटना इनके साथ हुई होगी, तो उसे एकांकी के माध्यम से उस घटना को संजो लिया, एक एकांकी रच डाला उसी पर, उसी घटना पर आधारित। और वैसे भी हर घटना हर रचना एकांकी जो रचनाकार होता है वो उसके जीवन से संदर्भित होता है, उसके जीवन से जुड़ा होता है, वो वैसा कुछ महसूस किया होता है तभी वो उस तरह की रचना करता है। सिर्फ रचनाओं में कल्पनाएं नहीं होती, उनके जीवन से जुड़ी अनुभव भी होती हैं। तो विश्वनाथ कहता है, ध्यान तो नहीं आता, फिर भी कदाचित कोई मुझे जानता हो और उसी ने भेजा हो। किसी संपत राम नाम बता रहे थे, मैं जानता भी नहीं। रेवती कहती है, बड़ी मुश्किल है, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, पहले आत्मा फिर परमात्मा। जब शरीर ही ठीक नहीं रहता तो फिर और क्या करूं। विश्वनाथ कहता है, क्या कहेंगे कि रात भर भूखा मारा, बाजार से कुछ मंगा दो ना। रेवती कहती है, बाजार से क्या मुफ्त आ जाएगा, 3-4 रुपये से कम क्या उनके पेट भरेंगे। पहले तुम पूछ लो, मैं बाद में खाना बनाऊंगी। बाबूलाल का प्रवेश तब तक हो जाता है, रेवती का दूसरी ओर से जाना होता है। बाबूलाल तब तक नहा के आ चुका है। बाबूलाल कहता है, तबीयत अब शांत हुई, फिर भी पसीने से नहा गया हूँ। ना जाने पंडित जी आप यहाँ कैसे रहते हैं। पंखा करता है। विश्वनाथ कहता है, 8-9 लाख आदमी इसी शहर में ऐसे ही रहते हैं। 8-9 लाख आदमी इस शहर में रहते हैं, उनमें से 6-7 लाख आदमी इसी तरह के मकानों में रहते हैं। ऊपर छत पर शोर मचता है। प्रमोद आकर के कहता है, उन्होंने दूसरी के छत पर हाथ धो लिए, पानी फैल गया, इसलिए वह पड़ोसी की स्त्री चिल्ला रही है। मैंने कहा सवेरे साफ कर देंगे, इन्हें मालूम नहीं था। तो विश्वनाथ कहता है, तुमने क्यों नहीं बताया कि हाथ दूसरी जगह धो। तो प्रमोद जवाब देता है, मैं पानी पीने चला गया था, वहाँ उषा रोने लगी, उसे चुप कराया, पानी पिलाया और पंखा करता रहा। तो विश्वनाथ कहता है, चलो कोई बात नहीं, उनसे कह दो कि सवेरे साफ कर देंगे। नेपथ्य में आवाज़ आती है, अरे बाबू मेरी धोती देना, मैं भी नहा लूँ। तो बाबूलाल कहता है, लाया चाचा, और जाता है धोती लेके। तब तक पड़ोसी का तेजी से प्रवेश होता है, जिसके छत भिंगा दिए थे ये लोग। अब वो तेजी से यहाँ पे आ गया है हमला करने के लिए, हमला नहीं मतलब झगड़ा करने के मूड में, कि तुम्हारा रोज रोज का लफड़ा है ऐसा। अब देखिए पड़ोसी क्या कहता है। कहता है, देखिए साहब, मेहमान आपके होंगे मेरे नहीं, मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी छत पर इस तरह गंदा पानी फैलाया जाए। सारी छत गंदी कर दी। विश्वनाथ कहता है, वाकई गलती हो गई, कल सवेरे साफ कर दूंगा। पड़ोसी कहता है, आपसे रोज रोज ही गलती हो जाती है। विश्वनाथ कहता है, अनजान आदमी से गलती हो ही जाती है, उसे क्षमा कर देना चाहिए, कल से ऐसा नहीं होगा। पड़ोसी कहता है, होगा क्यों नहीं, रोज होगा, रोज होता है। अभी उसी दिन आपके लिए आपके एक मेहमान ने पानी फैला दिया था, फिर वहीं खाट बिछा कर लेट गया था। तो विश्वनाथ कहता है, मैंने समझा तो दिया था, फिर तो वह आदमी खाट पर नहीं लेटा था। पड़ोसी कहता है, तो आपके यहाँ इतने मेहमान आते ही क्यों हैं, यदि मेहमान बुलाते हो तो बड़ा सा मकान लो। विश्वनाथ कहता है, यह भी आपने खूब कहा कि इतने मेहमान क्यों आते हैं। अरे भाई, मेहमान को क्या मैं बुलाता हूँ। खैर, आज क्षमा करें, अब ऐसा नहीं होगा। पड़ोसी कहता है, कहाँ तक कोई क्षमा करे, क्षमा क्षमा, बस एक ही बात याद कर लिया, क्षमा। चला जाता है। दोनों अतिथि आते हैं। दोनों कहते हैं, क्या बात है। विश्वनाथ कहता है, कुछ नहीं, आप धोतियाँ छज्जे पर सुखा दें। नन्हेमल कहता है, ले बाबू डाल तो दे, सचमुच हमारी वजह से आपको बड़ा कष्ट हुआ है।
भैया ज़रा सा पानी और पिला दो। उफ़, बड़ी गर्मी है। हाँ साहब, खाने में क्या देरदार है? बात यह है कि नींद बड़े ज़ोर से आ रही है। देखिए, अभी तक ये लोग यही डिसाइड नहीं हो पाया खाना बने या ना बने, और ये लोग आ गए नहा के, और नहाए तो भूख और बढ़ गई। अब बोल रहे हैं खाने में और देरी है क्या? विश्वनाथ कहता है, देखिए, मैं आपसे एक दो बातें पूछना चाहता हूँ। दोनों दोनों एक साथ बोलते हैं, हाँ हाँ पूछिए। मालूम होता है आपने हमें पहचाना नहीं है। तो विश्वनाथ कहता है, जी हाँ, बात यह है कि मैं बिजनौर गया तो अवश्य हूँ, पर बहुत दिन हो गए हैं। नन्हे मल कहता है, तो क्या हर्ज है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। हम तो आपको जानते हैं, कई बार आपको देखा भी है। बाबूलाल कहता है, लाला भानमाल की लड़की की शादी में आप नजीबाबाद गए थे। नन्हेमल कहता है, अरे दूर क्यों जाते हो, अभी पिछले साल आप मुरादाबाद गए थे। विश्वनाथ कहता है, हाँ, पिछले साल मैं लखनऊ जाते हुए 2 दिन के लिए जगदीश प्रसाद के पास मुरादाबाद ठहरा था। तो नन्हेमल कहता है, हाँ, सेठ जगदीश प्रसाद के यहाँ, हमने आपको देखा था। बाबूलाल कहता है, उनकी आटे की मिल है, क्या कहते हैं उनके बड़े आदमी हैं। हाँ, बाबूलाल कहता है, उनकी आटे की मिल है, क्या कहने हैं उनके बड़े आदमी हैं, हम उन्हीं के रिश्तेदार हैं। तो विश्वनाथ कहता है, पर उनका तो प्रेस है। अब ये लेखक आदमी, साहित्यकार, प्रेस जिनके पास होगा उन्हीं के पास गए थे। हाँ, वो बोल रहा है कि नहीं उनकी आटे की मिल है, और ये है वो है, मतलब मैच नहीं कर रहा है बात, अलग अलग आदमी है। तो नन्हेमल कहता है, प्रेस भी होगा, उनकी एक बड़ी मिल भी है, अब एक और गन्ने की मिल बिजनौर में खुल रही है। बाबूलाल कहता है, अगले महीने खुल जाएगी। हाँ भैया, पानी ले आओ। लो चाचा, पहले तुम पी लो। विश्वनाथ कहता है, तो आप कोई चिट्ठी विट्ठी लाए हैं? दोनों शक पका कर कहते हैं, चिट्ठी विट्ठी तो नहीं लाए हैं। तो नन्हेमल कहता है, संपत राव ने कहा था कि स्टेशन से उतरकर सीधे रेलवे रोड चले जाना, वहाँ कृष्ण गली में वे रहते हैं। तो विश्वनाथ कहता है, पर कृष्ण गली तो यहाँ 6 हैं, कौन सी गली में बताया था? नन्हेमल कहता है, 6 हैं, बहुत बड़ा शहर है साहब, हमें तो यह मालूम नहीं है, शायद बताया हो, याद नहीं रहा। विश्वनाथ खींच कर कहता है, जिसके यहाँ आपको जाना है उसका नाम तो बताया होगा। बाबूलाल कहता है, क्या नाम था चाचा? नन्हेमल कहता है, नाम तो याद नहीं आता, जरा ठहरिए सोच लूं। बाबूलाल कहता है, अरे चाचा, कभी राज या कभी बताया था, मैं उस समय नहीं था, सामान लेने घर गया था, तुम्ही ने रेल में बताया था। तो नन्हेमल कहता है, हाँ साहब, कभी राज बताया था, आप तो बेकार शक में पड़े हैं, हम कोई चोर थोड़े ही हैं। बाबूलाल कहता है, चोर छिप के थोड़े रहते हैं पंडित जी, क्या बताएं, हमारे घर चलकर देख लें तो आपको लगेगा कि हम भी डॉट डॉट डॉट। उसका कहने का अर्थ था कि हम भी कोई रईस हैं। तो विश्वनाथ बीच में ही बात काट के बोलता है, लेकिन मैं कविराज तो नहीं हूँ। दोनों चिल्लाकर, तो कभी ही बताया होगा साहब। अब देखिए, ये विश्वनाथ कह रहा है कविराज तो मैं नहीं हूँ, तो उन लोग को लगा कि कभी कहा होगा, मतलब किसी भी हाल में इसके मेहमान सिद्ध करने की कोशिश ये लोग खूब कर रहे हैं। तो कह रहे हैं, तो कभी ही बताया होगा साहब। नन्हेमल कहता है, हमें याद नहीं रहा, हमें तो जो पता दिया था उसी के सहारे आ गए, नीचे आवाज़ लगाई और आप मिल गए, ऊपर जा गए, चढ़ गए। पहले हमने सोचा होटल या धर्मशाला में ठहर जाएं, फिर सोचा घर ही के तो हैं, चलो घर चले। तो विश्वनाथ कहता है, जिनके यहाँ आपको जाना था वह काम क्या करते हैं, पूछता है। तो नन्हेमल जवाब देता है, काम? क्या काम बताया था बाबू? तो बाबूलाल कहता है, मेरे सामने तो कोई बात नहीं हुई, मैं तो सामान लेने चला गया था, आप तो पंडित जी आ, शायद वैद्य हैं। नन्हेमल कहता है, हाँ याद आया, बताया था वैद्य हैं। तो विश्वनाथ कहता है, पर मैं तो वैद्य नहीं हूँ। प्रमोद कहता है,
प्रमोद जो उसका बड़ा बेटा है वो कहता है, पिछली गली में एक कविराज वैद्य रहते हैं। तो विश्वनाथ कहता है, हाँ हाँ ठीक, कहीं आप कविराज रामलाल वैद्य के यहाँ तो नहीं आए हैं? तो दोनों उठकर बोलते हैं एक साथ, अरे हाँ, वही तो कविराज रामलाल। तो विश्वनाथ कहता है, शायद वह उधर के हैं भी। नन्हेमल कहता है, ठीक है साहब, ठीक है, वही है। मैं भी सोच रहा था कि आप ना संपत राम को जानते हैं ना जगदीश प्रसाद को। तो प्रमोद से कहते हैं, कहाँ है उस कविराज का घर? पूछते हैं। तो विश्वनाथ कहता है, जाओ इन्हें उनका मकान बता दो, मैं भीतर हो आऊँ। दोनों कहते हैं, चलो जल्दी चलो भैया। अच्छा साहब, राम राम। विश्वनाथ भीतर से ही कहता है, राम राम। सब चले जाते हैं। कुछ देर के बाद विश्वनाथ का पत्नी सहित प्रवेश होता है और रेवती कहती है, अब जान में जान आई, हाय सिर फटा जा रहा है। नीचे से आवाज़ आती है। नेपथ्य में फिर से आवाज़ आती है। भले, नेपथ्य का मतलब होता है पीछे से, पर्दे के पीछे से। तो नेपथ्य से आवाज़ आती है, भले आदमी जाने कहाँ मकान लिया है, ढूंढते ढूंढते आधी रात होने आई। असल में उसका भाई उसका मकान ढूंढ रहा है, रेवती का भाई है, विश्वनाथ का साला। तो रेवती कहती है, फिर अरे, प्रसन्न होके कहती है, अरे भैया हैं, आओ, तुमने तो खबर ही न दी। आगंतुक रेवती आगंतुक कहता है, रेवती। दोनों मिलते हैं। विश्वनाथ से कहते हैं, पिछले 4 घंटे से बराबर मकान खोज रहा हूँ, क्या मेरा तार नहीं मिला? तो विश्वनाथ कहता है, नहीं तो, कब तार दिया था? आगंतुक कहता है, कल ही झांसी से दिया था, सोचता था कि ठीक समय पर मिल जाएगा। ओह, बड़ी परेशानी हुई। रेवती कहती है, लो कपड़े उतार डालो, पंखा करती हूँ। अरे प्रमोद, जा जल्दी से बर्फ तो ला, मामा जी को ठंडा पानी पिला, और देख नुक्कड़ पर हलवाई की दुकान खुली हो तो डॉट डॉट डॉट। आगंतुक जो है रेवती का भाई, वो बीच में ही बात काट के बोलता है, भाई बहुत बहुत बड़ा शहर है, वह तो कहो मैं ढूंढ कर ही रहा, नहीं तो न जाने कहाँ होटल या धर्मशाला में रहना पड़ता। बड़ी गर्मी है, मैं ज़रा नहाना चाहता हूँ। विश्वनाथ कहता है, हाँ हाँ अवश्य, सामने चले जाइए। आगंतुक कहता है, एक बार तो जी में आया कि सामने होटल में ठहर जाऊं, शायद रात को आप लोगों को कष्ट हो। तो रेवती कहती है, ऐसा क्यों सोचते हैं आप, कष्ट काहे का, यह तो हम लोगों का कर्तव्य था। अच्छा तुम तैयार हो, मैं खाना बनाती हूँ। आगंतुक कहता है, भाई देखो, इस समय खाना वाना रहने दो, मैं पानी पीकर सो जाऊंगा, वैसे मुझे भूख भी नहीं है। रेवती कहती है जाती हुई लौटकर, कैसी बातें करते हो भैया, मैं अभी खाना बनाती हूँ। आगंतुक कहता है, इतनी गर्मी में रहने दो ना। विश्वनाथ कहता है, तुम नहाने जाओ। आगंतुक जाता है। रेवती से कहता है, कहो अब। रेवती कहती है, अब क्या, खाना बनाऊंगी, भैया भूखे नहीं सो सकते। और यहीं पे यवनिका गिरती है, एकांकी समाप्त होता है। तो आप देखें किस तरह से अपना अपनत्व की भावना से ओतप्रोत होकर आ, वो जो रेवती थी, वो अपने भाई की सेवा सत्कार में जुटी, और उसके मना करने पर भी खाना बनाने को उत्सुक है। खाना बना के खिलाएगी तभी उसको सुलाएगी। और जो उसका भाई है, वह किस तरह से मना करता है कि नहीं, इतनी गर्मी में मत बनाओ खाना। और वो जो दो मेहमान आए थे, वो किस तरह से बात कर रहे हैं, किस टोन में बात कर रहे हैं, और किस तरह से कह रहे हैं कि मुझे तो भूख लगी है, आप ये खिला दो वो खिला दो, मैं मुझे कोई खिला के तो देखे, मैं तो इतना खा जाऊंगा उतना खा जाऊंगा। और इधर ये लोग खींच रहे हैं, रेवती तो ज़्यादा खींच रही है कुछ, कि पता नहीं किस समय असमय ये लोग टपक पड़े। जबकि वो रात्रि के पहले प्रहर ही था, 8 बजे का समय था, और ये जब आया है उस समय आधी रात के लगभग हो चुका है। तो इतना था नए मेहमान। आशा है आपको समझ आया होगा ये एकांकी। मिलते हैं फिर किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।